कुछ महीने पहले हमारे देश में कुछ ऐसा हुआ जिसने लोकतंत्र की चुनावी पारदर्शिता की पूरी बुनियाद ही हिलाकर रख दी। और सवाल ये उठता है कि क्या दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है? 91 लाख। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उन लोगों की गिनती है जिनका नाम बंगाल में ठीक चुनाव से पहले वोटर लिस्ट से ही हटा दिया गया। सोचिए, 91 लाख से भी ज्यादा लोग, और उनका वोट डालने का जो बुनियादी हक है वो उनसे छीन लिया गया। तो सवाल सीधा है, आखिर ये सब हुआ कैसे? 91 लाख वोटर चुनाव से ऐन पहले कहां गायब हो गए? क्या ये कोई मामूली रूटीन प्रोसेस था, या फिर चुनावी नतीजों को बदलने के लिए एक बहुत बड़ी सोची समझी चाल? चलिए इस पूरी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। तो देखिए, पहली नजर में तो ऐसा लगता है कि ये सब कुछ एक ऑफिशियल प्रोसेस के तहत ही हुआ, लेकिन जब हम इसके तह तक जाते हैं ना, तो पता चलता है कि ये सिर्फ एक रूटीन काम बिल्कुल नहीं था, ये कुछ और ही था। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी SIR। अब ये है क्या? देखिए, ये इलेक्शन कमीशन का एक बिल्कुल नॉर्मल सा काम है। मतलब वोटर लिस्ट को अपडेट करना, जो लोग गुजर गए हैं उनके नाम हटाना, या जो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं उनके एड्रेस ठीक करना। आमतौर पर ये एक बिल्कुल सीधा साधा ऑफिस का काम है। लेकिन बंगाल में जो हुआ वो बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। पहली बात तो ये कि ये प्रोसेस चुनाव से सिर्फ 4 महीने पहले शुरू किया गया, जबकि आमतौर पर इस काम में पूरा 1 साल लग जाता है। और यही नहीं, एक बिल्कुल नया अनटेस्टेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया, और इस सॉफ्टवेयर ने अंडर एजुकेशन नाम की एक अजीब सी नई कैटेगरी बना दी। अब इन आंकड़ों और डेटा के पीछे जो असल इंसान हैं, उनके चेहरे देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम उन लोगों की कहानियां सुनते हैं ना, जिनके नाम लिस्ट से काटे गए, तब ये मुद्दा सिर्फ नंबरों का खेल नहीं रह जाता। देखिए, ज्यादातर इस पूरे मामले को एक हिंदू मुस्लिम एंगल से देखा गया, लेकिन जो डेटा सामने आया वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताता है। जो 91 लाख वोटर्स हटाए गए, उनमें से 63% हिंदू थे और 34% मुस्लिम। तो ये जो आसान सा नैरेटिव है ना कि ये सब सिर्फ एक कम्युनिटी के खिलाफ था, ये आंकड़े उसे पूरी तरह से खारिज करते हैं और इशारा करते हैं कि शायद रणनीति कुछ और ही, कुछ बड़ी थी। तो चलिए मिलते हैं कुछ ऐसे ही संदिग्ध लोगों से। पहले हैं जस्टिस शाहदुल्ला मुंशी, कलकत्ता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज। मजे की बात यह है कि उन्होंने जानबूझकर अपनी पहचान छुपाकर एक आम नागरिक की तरह पूरा प्रोसेस फॉलो किया, अपना पासपोर्ट भी जमा किया, और नतीजा, उनका नाम सिस्टम में नॉट फाउंड दिखा रहा था। या फिर विंग कमांडर मोहम्मद शमीम अख्तर की कहानी सुनिए। 17 साल इंडियन एयरफोर्स में देश की सेवा की, कारगिल की जंग भी लड़ी, और हुआ क्या? बिना किसी सुनवाई के उनका नाम लिस्ट से गायब। और जब वो बेचारे बूथ लेवल ऑफिसर के पास गए तो उनसे पता है क्या कहा गया? कि जाइए, अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोई वकील ढूंढिए। और फिर हैं 97 साल की सुवर्णा बाला पोदार, एक ऐसी महिला जिन्होंने भारत का बंटवारा अपनी आंखों से देखा है और तब से लेकर आज तक हर एक चुनाव में वोट डाला है, और आज उनका नाम भी लिस्ट से गायब है। यही वो कहानियां हैं जो बताती हैं कि इस पूरी प्रक्रिया की असली मानवीय कीमत क्या है। तो अब जरा डेटा की गहराई में उतरते हैं। हुआ ये कि जब इलेक्शन कमीशन ने किसी काम के फॉर्मेट में डेटा नहीं दिया, तो ऑल्ट न्यूज के जर्नलिस्ट्स ने खुद 1500 से ज्यादा PDF फाइल्स को खंगाला, और जो उन्हें मिला वो सच में चौंकाने वाला था। एक उदाहरण देखिए, बहरमपुर, जहां 2021 में बीजेपी जीती थी, वहां अंडर एजुकेशन रेट था सिर्फ 4.7%। ठीक है, अब देखिए शमशेरगंज, जहां TMC जीती थी, यहां 1,70,000 से भी ज्यादा वोटर्स को इस कैटेगरी में डाल दिया गया। मतलब प्रोसेस वही, सॉफ्टवेयर भी वही, लेकिन नतीजे इतने ज्यादा अलग। और ये देखिए मानिकचक, एक ऐसा इलाका जहां हिंदू और मुस्लिम आबादी लगभग 50-50 है। यहां अंडर एजुकेशन में डाले गए लोगों में से 97.4% मुस्लिम थे। अब सवाल ये उठता है कि एक न्यूट्रल, एक निष्पक्ष माना जाने वाला एल्गोरिथम इतने एक तरफा, इतने अजीब नतीजे कैसे दे सकता है? तो पूरे बंगाल की वोटर लिस्ट से करीब 5% नाम हटा दिए गए।
अब 5% सुनने में शायद बहुत बड़ा ना लगे, है ना? लेकिन चुनावी राजनीति के गणित में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 2021 के ही चुनाव में 36 सीटें ऐसी थीं जिनका फैसला 5% से भी कम के मार्जिन से हुआ था। यानी इतने बड़े पैमाने पर अगर वोटर्स को हटा दिया जाए तो चुनाव का नतीजा पूरी तरह से पलट सकता है, खासकर तब जब ये किसी खास रणनीति के तहत किया जा रहा हो। तो जब इतने सारे सबूत और इतने सवाल सामने आए तो जाहिर है सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिक गईं। आखिरकार लोकतंत्र का आखिरी रक्षक तो वही है। लेकिन वहां क्या हुआ? देखिए, हर जरूरी मोड़ पर कोर्ट के फैसलों ने इस विवादित प्रोसेस को आगे ही बढ़ने दिया। चुनाव से ठीक पहले एसआईआर की परमिशन दे दी, नए अनटेस्टेड सॉफ्टवेयर को मंजूरी दे दी और जो अपील करने का प्रोसेस था उसे चुनाव के बाद तक के लिए टाल दिया। इन सब ने मिलकर ही इस नतीजे को मुमकिन बनाया। और कोर्ट का तर्क, वो तो अपने आप में भी बड़ा अजीब था। उनका कहना था, देखिए, हम वोट देने का हक नहीं छीन रहे हैं, बस आप इस वाले चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। जरा सोचिए, ये तर्क कितना खतरनाक हो सकता है। इस फैसले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि कई एक्सपर्ट्स ने इसकी तुलना भारत के न्यायिक इतिहास के सबसे बदनाम केसों में से एक से की है, 1976 का एडीएम जबलपुर केस, जिसे अक्सर भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला पन्ना भी कहा जाता है। तो चलिए अब थोड़ा पीछे हटकर इस पूरी सूरत को देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सिर्फ बंगाल की कहानी नहीं है, बल्कि ये भविष्य के चुनावों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल कैसे खड़ा करती है। ये पूरी प्रक्रिया एक ऐसे फॉर्मूले की तरह लगती है जिसे कहीं भी किसी भी चुनाव में दोहराया जा सकता है। स्टेप 1, चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट छोटी कर दो। स्टेप 2, किसी खास समुदाय या इलाके को टारगेट करने के लिए एक ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करो जिसके बारे में किसी को कुछ पता न हो। स्टेप 3, इस पूरे प्रोसेस पर अदालत की मोहर लगवा लो। और स्टेप 4, ये पक्का कर लो कि अपील का जो भी मौका मिले वो चुनाव खत्म होने के बाद ही मिले। चिंता की बात यही है कि ये सिर्फ एक बार की घटना नहीं है, ये एक खतरनाक ब्लूप्रिंट हो सकता है। और इस सबसे जो सबसे जरूरी बात निकल कर आती है वो ये है कि ये सब कुछ नागरिकता को लेकर था ही नहीं। इसका मकसद एक ऐसी टेम्पररी डिस्क्वालिफिकेशन बनाना था जो बस इतनी देर तक रहे कि एक चुनाव का नतीजा बदल जाए, और वो भी बिना किसी को ऑफिशियली विदेशी या अवैध अप्रवासी घोषित किए। और आखिर में ये एक सवाल है जो हमें सोचने पे मजबूर करता है कि अगर वोटर लिस्ट को इस तरह से बदला जा सकता है तो क्या फिर चुनाव का नतीजा भी चुना जा सकता है? आज ये 91 लाख लोग हैं, कल इस लिस्ट में हम में से किसी का भी नाम हो सकता है।